हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एमएसएन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एमएसएन 2 यानी कि जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के लिए होता है, तो उसमें जो भी यूनिट्स हैं उसके मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ। तो आज ये पहला वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। तो आज मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है एमएसएन में वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना क्योंकि आपको कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे। और ये जो पूरी सीरीज़ है, कोशिश करना पूरी सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कराऊंगा वो करके जाना एग्ज़ाम से पहले। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपके पास टाइम कम है तो इस सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे ही वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, वही मैं कराऊँगा यहाँ पर। तो जो भी टॉपिक्स हैं इनको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। आज तो 3 ही कराने वाला हूँ मैं, तो इस वीडियो में मैं एक ही टॉपिक कवर करूँगा। हर टॉपिक पे एक वीडियो आएगा। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। बाकी और भी टॉपिक्स ऐड होंगे, 3 लिखे हैं मैंने यहाँ पे, बाकी और भी ऐड होंगे। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है गूगल फॉर्म का, वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे ईजिली। या फिर आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको वहाँ से दिक्कत आ रही हो डाउनलोड करने में। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कूपन कोड बताऊँगा, वो अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा नोट्स पे। तो वो कूपन कोड मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप नोट डाउन कर लो, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो कि हेड इंजरी यानी कि ब्रेन इंजरी। इसे ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। इट रेफर्स टू डैमेज टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रोमा। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रोमा हुआ है। ट्रोमा क्या होता है? कोई भी चोट लग जाना किसी भी कारण से, तो वो ट्रोमा होता है। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी ईटियोलॉजी क्या है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के? तो उसमें है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, यानी कि बाइक से या कार से जब जाता है कोई, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कई बार उसमें हेड इंजरी हो जाती है। फॉल्स, गिरने की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स आपसे बहुत बार पूछा जाएगा ब्रेन इंजरी का। सबसे पहला टाइप है कंकशन। कंकशन मतलब होता है कि इंटरप्शन इन ब्रेन एक्टिविटी। जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो इंटरप्ट हो जाती है, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है ना, कोई भी स्ट्रक्चरल इंजरी नहीं होती है। वही लिखा है, नो स्ट्रक्चरल इंजरी नोटेड ऑन रेडियोग्राफिक, है ना। इसका मतलब ये है कि इंटरप्शन हो जाती है ब्रेन की एक्टिविटी में, मतलब ट्रॉमा हुआ, चोट लगी पेशेंट को और उसका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी जो है वो इंटरप्ट हो गई है, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है ब्रेन का उस पर कोई फ़र्क नहीं आया ज़्यादा, है ना। सेकंड जो टाइप है वो है सेरेब्रल कंट्यूशन। सेरेब्रल कंट्यूशन का मतलब यहाँ पर लिखा है ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन विद एसोसिएटेड स्वेलिंग। तो ब्रूजिंग का मतलब क्या होता है? ब्रूजिंग का मतलब होता है एरिया ऑफ स्किन डिस्कलरेशन ड्यू टू स्मॉल ब्लड वेसल। तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना ब्रेन की, जो ब्रेन है, ब्रेन की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, जब वो डैमेज हो जाती है तो वो जो ब्लड वेसल डैमेज होती हैं उसकी वजह से कुछ जो ब्लड होता है वो स्किन के नीचे आ जाता है, और वहाँ पर जब वो जमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो है रेडिश कलर की हो जाती है, स्किन डिस्कलर हो जाती है वहाँ पे, है ना, उसका कलर जो है डिफरेंट हो जाता है, तो उसे हम ब्रूजिंग कहते हैं। तो ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन विद एसोसिएटेड स्वेलिंग। तो इस वाले ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में क्या होता है, ब्रूजिंग होती है ब्रेन की, यानी कि क्या होता है, जो स्किन की लेयर, वो जो आउटर मोस्ट स्किन है ब्रेन की, तो उस पर जो होता है डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स वहाँ पर हैं स्किन में, वहाँ पर ब्लड रिलीज़ हो जाता है और स्किन के नीचे वो जमा हो जाता है, जिससे डिस्कलरेशन हो जाता है। थर्ड इज़ इंट्रा सेरेब्रल हेमाटोमा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेमाटोमा क्या होता है। हेमाटोमा का मतलब होता है क्लोटेड ब्लड इन टिश्यूज़। तो जो टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है ना, एक गुच्छा बना लेता है वहाँ पे, तो उसे हम हेमाटोमा कहते हैं। अब इंट्रा सेरेब्रल मतलब सेरेब्रम के अंदर, तो यही इसका मतलब है कि ब्लीडिंग इनटू ब्रेन टिश्यू कॉमनली एसोसिएटेड विद एडिमा। तो इसमें क्या होता है, एडिमा होता है, ब्रेन में जो होता है एडिमा हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है वहाँ पर ब्रेन टिश्यूज़ में। फोर्थ इज़ एपिड्यूरल हेमाटोमा। नाउ एपिड्यूरल क्या होता है? एपिड्यूरल से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, इस वाले स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो है ये है बोन, ठीक है, ये जो हमारा स्कल होता है, यानी कि जो हमारा स्कल, यानी आप स्कल आपको पता ही होगा, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, बोनी कवरिंग। तो जो बोन है ना, सिर की जो हड्डी है, उसके नीचे जो लेयर होती है ब्रेन की वो होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे होती है एरेक्नोइड और एरेक्नोइड के नीचे होती है पाया मैटर, ठीक है। तो ये
आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब समझते हैं इसे। एपिड्यूरल हेमाटोमा। एपिड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है, जो आपकी एपिड्यूरल लेयर है, एपिड्यूरल मतलब जो ड्यूरामेटर के ऊपर वाली लेयर है, तो ये ड्यूरामेटर वाली लेयर है, और ड्यूरामेटर के ऊपर वाली जो सरफेस है उसे हम एपिड्यूरल कहते हैं। तो एपिड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है, जो ब्लड का क्लॉट बनता है, हेमाटोमा मैंने आपको बताया ब्लड का एक क्लॉट होता है, अभी प्रीवियस में बताया था, इसमें इंटरसेरेब्रल हेमाटोमा में। तो हेमाटोमा में क्या होता है, एक ब्लड का क्लॉट जो कि एपिड्यूरल लेयर में जब बन जाता है उसे हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। तो ब्लड बिटवीन द इनर लेयर ऑफ स्कल एंड ड्यूरामेटर। तो स्कल यानी कि जो हमारी बोन है ना, सिर की हड्डी है, और जो ड्यूरामेटर है ये सिर की हड्डी है और ये ड्यूरामेटर है, तो इन दोनों के बीच में जब कोई ब्लड का क्लॉट बनता है उसे एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ टाइप होता है सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो एपिड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर वाली लेयर में, और सब ड्यूरल का मतलब जो ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर के नीचे वाली लेयर में, यानी कि एरेक्नोइड और इसके ड्यूरामेटर के बीच में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये स्कल है और ये हमारी ड्यूरामेटर लेयर है। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर बनेगा वो वाला जो क्लॉट होता है वो एपिड्यूरल होता है, और जो ड्यूरामेटर के नीचे वाली लेयर है एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के बीच में जो क्लॉट बनेगा उसे सब ड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। तो ब्लड बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड कोज्ड बाय वीनस ब्लीडिंग। तो ये फिफ्थ टाइप था हमारा उसका ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो इंजरी माइल्ड भी हो सकती है यानी कि थोड़ा कम, मॉडरेट मतलब एवरेज थोड़ा ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं है, और सीवियर मतलब कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। तो माइल्ड में क्या होता है, जीसीएस का स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल, ये मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। अगर आपको नहीं पता ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए चेक किया जाता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल जैसे ब्रैडन स्केल होता है पेन स्केल के लिए, ऐसी जीसीएस होता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल की जब रेटिंग 13 to 15 होती है तो हम उसे माइल्ड कैटेगरी का ट्रॉमा कहते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है ना। कॉन्शियसनेस तो चली जाती है पेशेंट की, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाती, 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पेशेंट का कॉन्शियसनेस चला जाता है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट बाद वो वापस आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं माइल्ड ट्रॉमा, यानी कि माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, है ना। मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल होता है, 9 to 12 रेटिंग होती है उसकी, और उसमें जो कॉन्शियसनेस होती है कम से कम 6 घंटे के लिए पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के 6 घंटे बाद तक पेशेंट जो है अनकॉन्शियस पड़ा है, तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल भी अगर 9 to 12 आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉडरेट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, मॉडरेट ब्रेन इंजरी हुई है। सीवियर में क्या होता है, जीसीएस का जो स्केल का स्कोर होता है वो होता है 3 to 8, है ना। इसमें क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस है वो 6 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट के 6 घंटे बाद तक पेशेंट जो है नहीं उठाया, तो इसका मतलब वो सीवियर कंडीशन में है, सीवियर उसको ट्रॉमा हुआ है ना, काफ़ी बुरी कंडीशन है उसकी और क्रिटिकल है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि हमारे साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम्स इसके, सबसे पहला है अल्टर्ड एलओसी, एलओसी मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था क्लासिफिकेशन में भी कितना ज़्यादा मैटर करता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में। उसके बाद आता है हेडेक, देन उसके बाद लॉस ऑफ नॉर्मल आई मूवमेंट, जो पेशेंट का आई मूवमेंट होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, है ना, कंट्रोल नहीं होगा। एजिटेशन होगा पेशेंट को, रेस्टलेसनेस होगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, और एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, कार्डिक एरिथमिया होगा। तो एरिथमिया आपको पता ही होगा, ए फॉर एब्सेंस एंड रिदमिया मीन्स जो रिदम है वो ब्रेक हो गई है, यानी कि जो हार्ट है उसकी जो रिदम है ना, जो हार्ट रेट है उसका, हार्ट बीट है जो उसकी, वो सही से चल नहीं रही है, तो हार्ट बीट जो है अल्टर हो गई है। उसके बाद ओटोरिया में इंडिकेट लीकेज टू ऑफ सीएसएफ फ्रॉम ईयर ड्यू टू पोस्टीरियर फोसा स्कल फ्रैक्चर। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सिम्टम है इसका, साइन है इसका। ओटोरिया का मतलब होता है ड्रेनेज ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईयर, यानी कि ईयर से जो है कोई लिक्विड बाहर आना। जो हमारा आउटर ईयर है, जब पेशेंट को इंजरी हुई, इंजरी के बाद अगर पेशेंट के कान से लिक्विड बाहर आ रहा है तो हम उसे ओटोरिया कहेंगे। और अगर ओटोरिया प्रेजेंट है पेशेंट के केस में, तो इसका मतलब है कि इंजरी के बाद जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन के अंदर होता है, तो जो सीएसएफ है वो लीक हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्कल है, स्कल में फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हुआ, सीएसएफ बाहर आ रहा है कान के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं ओटोरिया। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम होता है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बात करते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है ना। और उसके बाद अगर पेशेंट हिस्ट्री देने की कंडीशन में नहीं है तो हिस्ट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उससे आप क्या हिस्ट्री लोगे, है ना। अगर पेशेंट कॉन्शियस होता है तो हिस्ट्री कलेक्शन हम बाद में लेते हैं, जब वो कॉन्शियस होता है, जब वो बोलने की हालत में होता
है ना, एट इमीडिएट हम उसको कोई हिस्ट्री कलेक्शन नहीं करते। फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम उस टाइम पे नहीं करते हैं क्योंकि उसको इंजरी हुई है, तो हम बस फिजिकली देखते हैं, बट ऐसा कुछ पैल्पेशन ये सब ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, बट इतना बहुत ज़्यादा संभल के करना होता है उन पेशेंट्स में। उसके बाद पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, रेडियोग्राफी कराते हैं, तब पता चलता है कि कितना फ्रैक्चर है, कितना पेशेंट को जो है इंजरी हुई है, ब्रेन तक इंजरी पहुंची है, कितनी पहुंची है, कितनी नहीं पहुंची है, वो सब चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि जो ब्रेन के अंदर एक प्रेशर होता है इंट्राक्रेनियल, तो वो प्रेशर जब बढ़ जाता है, अगर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी पेशेंट को हुई है और उसका इलाज सही से नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो सबसे पहला आईसीपी बढ़ जाएगा। हाइड्रोसेफेलस यानी कि आपका जो इसका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा। हाइड्रो मतलब फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन उसके बाद ब्रेन हर्निएशन। तो ब्रेन हर्निएशन में क्या होगा, ब्रेन का जो कुछ पार्ट है वो स्कल के थ्रू बाहर आने लगेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये देखो, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये इसे हम हर्निएशन कहते हैं। ये बाहर की तरफ स्कल है और अंदर ब्रेन है। जब ब्रेन बाहर की तरफ आने लग रहा है स्कल को ब्रेक करके, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन हर्निएशन, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, यानी कि जो पेशेंट है अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है तो उसका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो, जैसे कि कोग्निटिव फंक्शन हो गया, सोचने की क्षमता, बोलने का जो उसकी एबिलिटी है ना, सेंस करने की जो एबिलिटी है, वो इम्पेयर हो सकती है, ख़राब हो सकती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो बिहेवियरल अल्टरेशंस, मतलब कि जो पेशेंट का बिहेवियर है वो अल्टर हो जाएगा, है ना, वो चेंज हो जाएगा। पेशेंट क्या होगा, इमोशनल डिसेबिलिटी हो जाएगी, पेशेंट को गुस्सा आने लग जाएगा, इमोशनली पेशेंट जो है सही नहीं रहेगा। तो जो बिहेवियर है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा टाइम पे। तो उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। इसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहला एंटी सीजर मेडिकेशंस देंगे ताकि पेशेंट को सीजर्स ना आए, पेशेंट का जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम देंगे हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, जो कि रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ स्ट्रेस अल्सर्स, है ना, स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर्स होते हैं उसको रिड्यूस करेगा। माइल्ड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या है, पेन किलर है, तो पेन किलर पेशेंट को देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, ताकि उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब बाहर से जो इन्फेक्शन लगता है वो इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि पेशेंट को इंजरी हुई है, इंजरी होने से क्या होता है कि बाहर के कॉन्टैक्ट में जो बॉडी फ्लूइड्स है, हमारा जो ब्लड है वो बाहर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है ना, ओपन हो जाता है, क्योंकि स्कल अगर टूट जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद ओस्मोटिक डायूरेटिक्स, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं जैसे कि मैनिटोल, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ाता है उसको रिड्यूस करेगा। डेक्सामीथासोन एक स्टेरॉइड है जो कि क्या करेगा, अगर आईसीपी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम उसे स्टेरॉइड्स भी देंगे जैसे डेक्सामीथासोन। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा था, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में क्रेनियोटोमी। तो क्रेनियोटोमी में क्या होता है, क्रेनियम, देखो ओटोमी का मतलब क्या होता है, ओटमी का मतलब होता है कटिंग, किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी के टिश्यू को या पार्ट को कट करना है, इज कॉल्ड ओटमी। तो क्रेनियोटोमी यानी कि क्रेनियम जो है उसमें इंसीजन होगा, रिमूवल ऑफ हेमाटोमा बाय इंसीजन टू क्रेनियम, यानी जो क्लोट बना था, हेमाटोमा मतलब क्लोट, जो क्लोट बना था ब्रेन के अंदर, क्रेनियम के अंदर, उसको निकालना, दिस इज कॉल्ड क्रेनियोटोमी। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होगा, हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे जब तक कि उसका पेरिस्टालसिस वापस नहीं आ जाता। पेरिस्टालसिस क्या है, जो हमारा स्टमक के अंदर वो होता है, स्टमक का मूवमेंट होता है ना, जो स्टमक डाइजेशन होता है, स्टमक बावल मूवमेंट्स होते हैं, आपको पता होगा, स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालसिस कहते हैं उसे, है ना, खाना पचाने के लिए जो होता है। जब तक वो नॉर्मल नहीं आ जाता तब तक हम उसे पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है तो उसके स्टमक, उसका डाइजेशन जो है वो वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसका जो पेरिस्टालसिस है वो सही नहीं रहता, डिस्टर्ब हो जाता है। एंट्रल ट्यूब फीडिंग विद हेड एलिवेटेड पोजीशन, है ना, तो एंट्रल ट्यूब फीडिंग जैसे कि एनजी ट्यूब फीडिंग, ये सब चीज़ें होगी, तो इन ट्यूब से फीडिंग दी जाएगी पेशेंट को। और क्योंकि पेशेंट जो है हो सकता है कि स्वेलो ना कर पाए, है ना, जैसे अगर पेशेंट कोमा की कंडीशन में है तो ऑब्वियसली वो खाना खुद से नहीं खा सकता, तो उसे हम फीडिंग के थ्रू देंगे खाना। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट पे क्या है, ओपन वुंड शुड बी कवर्ड, जो ओपन वुंड है उसे कवर किया जाए, करना है, और प्रेशर लगाना है उस पर ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। टू क्लीन द वुंड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। चेक एबीसी,
ABC मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो ये 3 चीज़ आपको चेक करनी है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पेशेंट का। मेंटेन करना है इंट्राक्रेनियल प्रेशर और सेरेब्रल इडिमा, सिर में कोई स्वेलिंग ना हो, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ ना हो। सर्जरी टू इवैक्यूएट इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा, सर्जरी में असिस्ट करना है अगर उसे हेमाटोमा होता है और इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, तो आपको सर्जरी में असिस्ट करना है। मेक ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल रेटिंग आपको चेक करनी है, क्योंकि पेन स्केल स्कोर जैसा होता है ना, ब्रेडन स्केल मैंने अभी बताया था, वैसे ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। तो वो आपको बार बार उसके ग्लासगो कोमा स्केल से चेक करना है कि उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कैसा है पेशेंट का। डिटरमाइन CSF डिटरमाइन करना है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। मेंटेन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट, ठीक है। एंड लास्ट में हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन, क्योंकि पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है तो उसको हाइपोटेंशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसका फ्लूइड लॉस हुआ है, ठीक है। हेमाटोमा होगा, मैंने बताया अभी कि ब्लड का क्लॉट बन सकता है पेशेंट को। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, मतलब कि जो क्रेनियम है, जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हैमरेज होने के चांसेस हैं, यानी कि ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डायग्नोसिस हमारा प्राइमरी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है वो है अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया है, उसके इंजरी की वजह से वो डैमेज हो गया है। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि पेशेंट कोमा में जाता है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में, है ना। अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो 6 घंटे से ज़्यादा भी जाता है तो और अच्छे से उसे वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है सीवियर कंडीशन में। ब्लीडिंग इनटू एयरवे, देन अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस, इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन इंजरी, मैंने बताया सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है ना। उसके बाद इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ फेरिंजियल रिफ्लेक्स या फिर कोमा। तो जो न्यूट्रिशन है वो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो उसका फेरिंजियल रिफ्लेक्स है, जो सटकने की जो क्षमता है ना, जो हम खाना खाते हैं स्वेलो करते हैं, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेंट या तो कोमा में चला गया है, और अगर नहीं भी जाता है तो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ऐसा हो जाता है, जब ब्रेन में कुछ इंजरी होती है तो पेशेंट अनेबल होता है इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सीजर्स की, इस वीडियो में इतना ही। तो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सॉरी, मैं आपको कोड बताना भूल गया था। तो इस वीडियो का जो कोड है, अगर आपको ये MSN के नोट्स चाहिए और आपको डिस्काउंट भी चाहिए उस पर, तो आप पहले तो जाके गूगल फॉर्म भरिए, नीचे कमेंट्स है उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन है MSN7, यहाँ पर कोड डालने का एक ऑप्शन होगा MSN7। आपको ये कोड डालना है, और आप जैसे ये कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उन नोट्स पे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 2-3 दिन बाद नोट्स अवेलेबल होंगे। अगर आप वीडियो आज ही देख रहे हैं तो आज शायद अवेलेबल ना हो, 3-4 दिन लग जाएंगे नोट्स को साइट पे अपलोड होने में, गूगल फॉर्म पे अपलोड होने में। तो तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं सीजर्स पढ़ाऊँगा, एपिलेप्सी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस सीरीज़ को एंड तक देखना अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है MSN का तो, क्योंकि इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूँ इस सीरीज़ में। और अभी हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, ये हमारे 7-8 कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डली 10-15 मिनट में आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है, और आई थिंक इससे ईजिली आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।